मुद्दे को लेकर राजनीति काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पक्ष विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर अपनी बात करने में जुटा हुआ है। वहीं हमारे संवाददाता अजमल शाह ने हिजाब मुद्दे को लेकर मुस्लिम महिलाओं, एआईएम प्रत्याशी और सपा नेता से खास बातचीत की। आइए जानते हैं इस मुद्दे को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। कर्नाटक से चलकर हिजाब की आंधी अब अपना कहर उत्तर प्रदेश में भी बरपाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने तो सोमवार तक सभी स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इस पर मुस्लिम महिलाओं का क्या कहना है, हमारे संवाददाता अजमल शाह की देखिए इस खास रिपोर्ट में। जी दोस्तों, जैसे कि हर तरफ हिजाब के नाम पर एक है। केरला चुनाव से केरला स्टेट से लेकर यूपी चुनाव तक की आवाज़ आ गई है कि हिजाब का जो मसला आ गया है, पेश हो गया है। अब विपक्ष ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि हिजाब की वजह से यूपी चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि हिजाब का असल मसला क्या आ रहा है। ऐसे में हस्तक्षेप जो हो रहा है कि कॉलेज में यूनिफॉर्म को छोड़कर हिजाब और अन्य चीज़ें, कोर्ट ने भी केरला में आज आदेश कर दिया है कि किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी वस्तु हो वो सोमवार तक प्रतिबंधित रहेगी। ऐसे में अब विपक्ष ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि हिजाब एक राजनीति है और इस राजनीति को इसमें धार्मिक निष्पक्षता से न देखा जाए, इसको अलग ढंग से देखा जाए। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं महिलाएं, से पूछेंगे क्या माजरा है इस हिजाब से आपको किसी तरह का प्रेशर है या किसी दबाव में आप लोग पहनती हैं, क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हिजाब चूँकि हमारे मज़हब में पर्दा है, इस्लाम में है पर्दा, इसलिए हम पर्दा कर रहे हैं। हिजाब जब हम पहनते हैं तो हिजाब हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, और ऐसा नहीं है कि हिजाब हम प्रेशर में पहन रहे हैं या हमारे ऊपर कोई दबाव डाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम अपनी चॉइस से पहन रहे हैं और चूंकि मज़हब में हमारे हैं तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोगों को दिक्कत क्या है हिजाब पहनने से। हम कॉलेजेस में जाते हैं हिजाब पहन के, और फिर ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है, फिर मज़हब को भी हम अपने फॉलो कर रहे हैं, तो फिर दूसरों को क्या दिक्कत है इससे। रही बात ये जो ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं उनको जो है तो इसकी वजह से ये लोग शिक्षा में पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। हिजाब पहन के भी हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, तरक्की की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे हिजाब पहनने से इनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, ये कुछ भी पहनते हैं। इसको एक जैसे विपक्ष इल्ज़ाम लगा रहा है कि चुनाव की वजह से ऐसा, आपको भी लगता है कि चुनाव की वजह से ये सब बातें आ रही हैं हिजाब को लेकर, पहले नहीं थी? नहीं, देखिए, जहाँ तक चुनाव तो हमेशा किसी न किसी स्टेट में होता ही रहता है। इसको चुनाव से भी अगर देखिए तो भी ठीक है, लेकिन वैसे भी हमारे हर एक चीज़ में, हमारे धर्म में हिजाब हो या नमाज हो या दाढ़ी हो या टोपी, हर एक चीज़ में ये लोग हस्तक्षेप करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये लोग अभी ये नया कर रहे हैं। अब हमारी बहन कर्नाटक में मुस्कान को देख लीजिए, पूरा भीड़ उसको घेरे हुए, एक लड़की को, और फिर उसको कोई कुछ कह नहीं रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा कहने का मतलब ये है कि और भी हमारे धर्म की जो बहनें हैं वो स्कूल कॉलेजेस में जाती हैं, साड़ी पहनती हैं, वो स्कर्ट पहनती हैं, कलावा बांधती हैं, सिंदूर लगाती हैं, हम ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं। हमारे हिजाब पहनने पर आपको क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है, क्यों आप अपोज कर रहे हैं उसका? नहीं, ये कहा जा रहा है कि हिजाब से आप लोग को सही से आज़ादी नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं आज़ादी? अब गलत है ये। एक मिनट ना, मेरी बात सुनिए। मैं आपके सामने हिजाब पहन के खड़ी हूँ, मैं सुबह उठ के कॉलेज जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हिजाब पहन लिया तो मैं प्रोग्रेसिव महिला नहीं बन पाऊंगी। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ। हिजाब पहन के आप IAS PCS बन सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये लोगों को डर है, ये लोग सीधे सीधे हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और ये चीज़ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, हिजाब पहनने से आपका फ़ायदा है या नुकसान? हिजाब पहनने से हमारा पूरा फ़ायदा है। हिजाब पहनने से हम सेफ रहते हैं, हम बाहर निकल रहे हैं तो हिजाब से कम हमारे ऊपर बुरी नज़रें नहीं पड़ती। हिजाब से तो हम हर तरह से हमको सेफ्टी है। फिर हमारे मज़हब में जब ऐसा आया है तो हम क्यों ना पहने? भाई, आप अपने मज़हब में जी रहे हैं, हमको अपने मज़हब में जीने दीजिए। ऐसा क्या मुद्दा आ गया है जिससे कि सरकार को लग रहा है, केरला की सरकार को लग रहा है, केरला में कानून आ गया है, आपको पता होगा, एक आदेश हुआ है कि आप किसी भी स्कूल हो या कॉलेजेस हो, कहीं वहाँ पर हिजाब नहीं जा सकते हैं।
इसी बीच हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है कि सोमवार तक अब ये नहीं पहना जाएगा, धार्मिक चीज़ें नहीं अलाउ हैं। तो ऐसे में आप कितना संतुष्ट हैं इस फैसले से कि क्या हिजाब वाकई महिलाओं के लिए दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं हिजाब तो हमें ज़रूर पहनना है और हम पहनेंगे भी। वो कैसा भी कानून लगाए, हमें पहनना ही है देखिए, हिजाब। कोर्ट का अभी डिसीजन आया नहीं है, हम कोर्ट का हाँ। डिसीजन आने का वेट कर रहे हैं और हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा है कि कोर्ट ऐसा कि हमारे अगेंस्ट में नहीं जाएगा। हमारे जो राइट्स है उसको वो ज़हन में रखते हुए ही कोई डिसीजन देगा। बिल्कुल सही। ये हमको पूरा या यकीन और है। युवा मॉडर्न एज के लोग हैं जो कि जाहिर सी बात है स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रही हैं। आप कहाँ पढ़ती हैं? महिला पीजी कॉलेज विच क्लास डू स्टडी? बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। आपको क्या लगता है कि एक हिजाब के साथ में लड़की सुरक्षित है या फिर बिना हिजाब के? मुझे लगता है कि हिजाब के साथ में लड़की पूरी तरीके से सुरक्षित है। अगर हम लोग हिजाब पहनते हैं तो हम लोग पूरी कॉन्फिडेंट में हम लोग बाहर जाते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरे अब्बा ने कभी नहीं हम लोग को रोका है कि तुम लोग हिजाब मत बांधो, या मतलब कभी फोर्स नहीं किया, कभी भी फोर्स नहीं किया। ये हमारी हिदायत है, अल्लाह पाक ने मुझे हिदायत दी कि मैंने 6th क्लास से बांधना शुरू कर दिया, तो अभी तक मैं बांधती हूँ और मुझे पूरा इस पर कॉन्फिडेंट, अगर मैं बांध के निकलती हूँ तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंट रहता है अपने ऊपर। आप स्वतंत्र हैं पूरी हाँ, तरह पूरी से, तरीके किसी से, प्रेशर में नहीं किसी है, खुद प्रेशर अपने में इत्मीनान से आप बांधते हैं। हाँ, हम अपने ही उससे बांधते हैं। इसमें फ़ायदा आपको दिख रहा है? बहुत फ़ायदा है मुझे मतलब। आपका नाम? अस्मा है, कहाँ पढ़ती हैं? महिला पीजी कॉलेज। क्या लगता है वहाँ पर ऐसा कभी आपके साथ कभी हुआ हिजाब को लेकर कभी भेदभाव ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अभी तक तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एकदम अच्छे से रहते हैं और पूरे अच्छे से हम लोग हिजाब, मतलब मेरे पापा ने ऐसे कभी नहीं फोर्स किया कि तुम लोग लगाओ, ज़रूरी है लगाना। जिसकी जो मर्ज़ी होता है वो लगाता है, वो जैसे रहना चाहता है सब रहता है। कोई ऐसा नहीं है जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि कोई फोर्सफुली ज़बरदस्ती मुस्लिम घराने की लड़कियों को ज़बरदस्ती पर्दे में रखने की कोशिश की जाती है और उनकी एजुकेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हिजाब में रह के जितनी एजुकेट हो सकते हैं उतना हो जाते हैं। और जैसा कि अभी आप बता रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, सब फर्जी है। हाँ, ये सब फर्जी है और जिसका दिल चाहे जो दिल चाहे वो पहन सकता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि जो है कोई पाबंदी लगाता है किसी के घर में, मतलब मुस्लिम महिलाओं के या लड़कियों के, ये सब कुछ नहीं है। और इससे बहुत सुरक्षित रहती है लेडीज, महिला हो या लड़की हो, हिजाब से बहुत सुरक्षित है। तो जैसा कि आप हमारे साथ महिलाएं मौजूद थीं और इन्होंने अपना पक्ष रखा कि ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं होता है या किसी का प्रेशर नहीं है, घर के गार्जियन का प्रेशर नहीं है कि आप हिजाब पहनिए या नहीं पहनिए। ऐसा खुद इत्मीनान है उनको, खुद अपने ऊपर एहसास है कि हम अगर पर्दे में रहेंगे या हिजाब में रहेंगे तो हम सुरक्षित हैं। बहराइच से न्यूज़ के लिए अजमल शाह। हिजाब हम लोगों की शान है। हिजाब मामले पर हर पार्टी अपनी रोटी सेकने में लगी हुई है। इस पर कुछ पार्टी के नेताओं ने भी अपनी राय साझा की है। हिजाब विवाद पर AIMIM से बहराइच प्रत्याशी राशि जाली ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। तो आप देख रहे हैं कि न्यूज़ में हूं अजमल शाह। जैसा कि आपको पता है, केरला से एक आंधी चल गई है, हिजाब 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 हिजाब। अब यही देखते देखते ये आंधी एक तूफान का रूप ले चुकी है। आपको बता दें कि केरला हाईकोर्ट ने एक आदेश किया है कि सोमवार तक अब केरला में किसी भी शिक्षण संस्थान हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, किसी भी चीज़ विद्यालय हो, कहीं भी अभी सोमवार तक हिजाब हो या किसी यूनिफॉर्म से अलग चीज़ हो, सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि हिजाब ने एक इतना बड़ा रंग ले लिया है जो कि कई धर्मों को ठेस पहुंचाने की बात आ रही है। कई लोगों को कई चुनावी इसमें हाथ सेक रहे हैं, चुनावी राजनेता हों या यूपी चुनाव ले लीजिए। अभी विपक्ष ने इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहा है कि केरला सिर्फ एक बहाना है, ये यूपी चुनाव को लेकर करा जा रहा है, ये सारे पैतरे यूपी चुनाव के लिए किए जा रहे हैं। हमारे साथ में AIMIM पार्टी के बहराइच के प्रत्याशी हैं, सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, 286 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय श्री राशि जमील साहब। इनसे हम पूछेंगे कि आपकी पार्टी हो या आप इस हिजाब वाले मसले को किस हिसाब से देखते हैं और क्या सोचना है। क्या हिजाब पर प्रतिबंध लगना जायज़ रहेगा या नाजायज़ रहेगा, या स्कूल में पहनकर हिजाब जाना सही है या गलत है। आपका चैनल में हमारे बहुत बहुत स्वागत है।
जी। क्या लगता है आपको कि हिजाब एक रोक बन रहा है, या हिजाब लड़कियों को पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, या जैसा कि और लोग कह रहे हैं कि हिजाब से लड़कियों को सही से एक प्रोसेस नहीं मिल पा रहा है, एक आगे नहीं बढ़ पा रही हैं पर्दे की वजह से, क्या सोचता है? देखिए, हिजाब का कोई मैटर नहीं, ये एक आरएसएस की विचारधारा है, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, जो अपने सारे जो सरकार बनाने के बाद सरकार पूरी तरीके से फेल्योर हो गई है। अब भारत के संविधान ने सभी धर्मों को, सभी जातियों को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, कि उसे क्या खाना है, उसे क्या पहनना है, उसको कैसे घर में रहना है, उसको कैसे चलना है, कौन सी शिक्षा लेनी है, तो ये सारी आज़ादी संविधान में हर नागरिक को दे रखी है। जैसे कि कुछ लोग शाकाहारी हैं, कुछ लोग मांसाहारी हैं। मांसाहारी में कुछ लोग सुअर खाते हैं, कुछ लोग भैंस खाते हैं, कुछ लोग मटन खाते हैं, कुछ लोग चिकन खाते हैं। तो हमको इससे परहेज़ नहीं। कोई आदमी सुअर खा रहा है तो भाई उसकी अपनी मर्ज़ी है, कोई मरा जानवर खा रहा है उसकी अपनी मर्ज़ी है, कोई मटन खा रहा है उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये सारी चीज़ें, हर आदमी को आज़ादी, क्या खाना है क्या पीना। लेकिन इन लोग की एक आदत है कि हमारे फ्रिज में क्या है, हम क्या खा रहे हैं, हमको क्या खाना है, ये तय करें। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो गौमूत्र पी रहे हैं, वह यूरिन पी रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क, ऐसे कोई इंसान नहीं होंगे जो पेशाब पीते हों, वो भी जानवर का। तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं, वो पेशाब पी रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है। कुछ लोग मंत्री बीजेपी कह रहे हैं जो गोबर है गाय का वो कोहिनूर हीरे से ज़्यादा कीमती है। एक मंत्री उनके कह रहे हैं अगर परमाणु बम का हमला हो तो हम गोबर के अंदर घुस जाएंगे तो रेडिएशन से बच जाएंगे। तो इस तरीके के बेवकूफ़ लोग जो गोबर रेडिएशन, परमाणु बम की रेडिएशन से बचने के लिए गोबर की बात कर रहे हैं और गौमूत्र पी रहे हैं, इस तो एक उनका जो प्रवक्ता है बीजेपी का संबित पात्रा, उनका कहना है कि गोबर गाय का कोहिनूर हीरे से ज़्यादा हो। तो ये लोग कुछ अजीब किस्म के लोग हैं, जाहिल लोग हैं, और ये तरह तरह के, समझ लिए कि ये लोग एक जोकर का काम कर रहे हैं और डेली नई कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आते हैं। आपको हिजाब को लेकर क्या देखना है, हिजाब को कैसे देख रहे हैं आप? अब उसमें जहाँ तक पहनने की बात है, पहनावे की बात है, तो आप राजस्थान में चले, या हिंदू हो या मुसलमान, सब बहुत बड़ा घूंघट काढ़े रहते हैं, बहुत लंबा घूंघट रहता है। आप ये नहीं जज कर सकते कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू, वहाँ का एक कल्चर है। तो हर एक नहीं, यहाँ पर शिक्षण संस्थानों की, कॉलेजेस और स्कूल की बात हो रही है। हम उसी पे आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, हर इंसान, हर मज़हब का, हर लोगों का कल्चर होता है। और जो सभ्य लोग हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, मुस्लिम भाई हों, सिख हों, ईसाई हों, कोई भी हो, तो वो लोग ज़्यादातर, देखा होगा आपने कि नेताओं में देख लीजिए आप, इंदिरा जी ने कभी सर अपना नहीं खोला, साड़ी पहनती बस सर ढकती थी। सोनिया जी हमारी हैं, और बहुत से लोग हैं, तमाम आप बड़े बड़े देख लीजिए। तो सर ढकना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई औरत अपने आप को कवर किए हुए है, भाई हर लड़की कंगना रनावत नहीं बनना चाहती है। बहुत सी ऐसी हैं जो पोर्न वीडियो भी बनवा रही हैं, बहुत सी ऐसी कंगना रनावत बनना चाह रही हैं। बहुत सी हमारी हिंदू बहनें हैं, मुस्लिम बहनें हैं, जो हिंदू बहनें भी तमाम हिजाब लगाती हैं। तो हिजाब लगाने में कोई बुरा, हिजाब कोई सिंबल नहीं किसी चीज़ का। हिजाब जो है वो एक सेफ्टी का सिंबल है। आपने देखा होगा बहुत से हिजाब से कितने फ़ायदे हैं। मैं एक दुनियावी फ़ायदा बता रहा हूँ। हमारी तमाम हिंदू बहनें, बेटियाँ सब जो है, जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो वो लोग हिजाब लगा लेती हैं, सब बंद करके, तो डस्ट से भी बच जाती है। आज पूरी दुनिया हिजाब लगा रही है। आपने देखा कोविड चला, तो हिजाब लगाने से महिलाएं सुरक्षित हैं, बिल्कुल फ़ायदा है। बिल्कुल। देखिए, आप देखिए कोविड जब चला तो सारे लोग हिजाब, सारे डॉक्टर्स हिजाब लगाए, तो हिजाब की पाबंदी कर दी थी। तो हिजाब इतना आवश्यक है। जब ज़्यादा दिक्कत हुई तो जितने पूरी दुनिया के डॉक्टर से लेके सबने पूरा हिजाब पहन लिया। और जब पूरे हिजाब से इतनी बड़ी बीमारी से आदमी बच सकता है, तो इतना जो सर वाला हिजाब है, इससे थोड़ी बचत होगी। तो आप जितना हिजाब लगाएंगे, चाहे वो मेरी हिंदू बेटी हो, चाहे मुसलमान बेटी हो, हिंदू बहन हो, मुसलमान बहन हो, अगर जो इसका प्रयोग करेगी उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। हिजाब बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और तो इससे फिर ये चुनावी रंग ढांचा दिया जा रहा है इसको, या क्या आपको क्या लगता है केरला में जो मसला चल रहा है हिजाब को लेकर, ये सही है गलत है? देखिए, हिजाब ये कोई मैटर नहीं है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। चूँकि बीजेपी जो है उसकी सियासी ज़मीन खिसक गई है, और उत्तर प्रदेश से लेके 5 प्रांतों में चुनाव, और जिसमें उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है।
अगर इनको 24 में आना है तो उत्तर प्रदेश को जीतना इनको ज़रूरी है। अब इनके लोग तरह तरह के जहाँ जहाँ मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, इनका विरोध हो रहा है। तो अब जब कोई सियासी मुद्दा इनका नहीं चल रहा है तो अब ये नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। अब पाकिस्तान, जिन्ना, ये वो। अरे भाई, पाकिस्तान का नाम लेने वाले बीजेपी के लोग हैं, जिन्ना का नाम लेने वाले बीजेपी के लोग हैं, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाले मोदी जी हैं, बिन बुलाए बिरयानी खाने के लिए जाने वाले मोदी जी हैं। भाई, इससे पहले तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं जाते थे, पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लेते थे। जब से भारत में जब बीजेपी की सरकार बनी तब तक यहाँ पर पार्लियामेंट में अटैक हुआ किसके शासनकाल में? बीजेपी के शासनकाल में। उड़ी हमला किसके शासनकाल में? बीजेपी के काल में हुआ। कारगिल युद्ध किसके शासनकाल में? मिलाकर सारे फसाद की जड़ बीजेपी है। सारे फसाद की जड़ बीजेपी, और बीजेपी खाली इन्हीं मुद्दों के ऊपर आ गई है। और बीजेपी ने इस देश के हिंदुओं का वोट लेकर हिंदुओं को आसमान से ज़मीन पर ले आई है। आप देखिए, जितने भी प्राइवेट प्रोजेक्ट बेच रहे हैं सरकारी उपक्रम, तो उसके अंदर अगर 1 लाख आदमी नौकरी पे हैं तो 1000 मुसलमान हैं। अगर मोदी जी BSNL को बेचते हैं तो 99,000 हिंदू बेरोजगार हो जाएगा जिसने उसको वोट दिया है। मुझे बीजेपी के आने से हिंदुओं को नुकसान हो, मुसलमानों का क्या नुकसान हुआ है? सारी नौकरी हिंदुओं की जा रही है। बच्चे बहुत शुक्रिया आपका। देखा, जैसा कि अभी जमील जी ने बताया कि ये सिर्फ जो है एक चुनावी रंग ढांचा दिया जा रहा है, और ऐसे में बीजेपी इसके सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इस मामले को लेकर। और हालांकि आपका कहना है कि चाहे वो किसी भी धर्म की लड़की हो, महिला हो, कोई भी हो, उससे हिसाब से फ़ायदा है, कहीं किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। बहराइच से KKD न्यूज़ के लिए अजमल शाह। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जफरुल्लाह खान का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। दोस्तों, आप देख रहे हैं KKD न्यूज़, मैं हूं अजमल शाह। आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की सरगर्मियां और भी तेज़ हो गई हैं। जब से कर्नाटका में हिजाब का मामला आया है, उसके बाद से सभी की ज़ुबान पर ये आ रहा है कि यूपी चुनाव पर इसका असर पड़ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक जो बड़ा गठबंधन काम कर रहा है, पश्चिमी में भी गठबंधन का कहना है कि सबसे ज़्यादा सीटें निकल रही हैं समाजवादी पार्टी और RLD का। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी और RLD इस गठबंधन को भी क्या नुकसान होने वाला है इस हिजाब के मामले से, या फिर यूपी चुनाव पर किसी तरह का किसी प्रकार से कोई असर नहीं पड़ रहा है? हमारे साथ में ज़िले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी में लंबे समय से कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे और वरिष्ठ लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, जफरुल्लाह खान बंटी साहब। इनसे हम पूछेंगे कि समाजवादी पार्टी जिस हिसाब से जनता के बीच में आई थी, सभी को मजदूरों, मजलूमों, किसानों और बेरोज़गारों की समस्याओं को उजागर करने के बाद ये हुआ कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद में इन सभी समस्याओं का निराकरण होगा। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव को धर्म की राजनीति में झोंकने का काम कर रही है अन्य पार्टियां, या फिर इसके अपोजिट में इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ सकता है? क्या जफर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या लगता है कि यूपी चुनाव पर भी कर्नाटका का असर पड़ सकता है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा और समाजवादी पार्टी सरकार इस मार्च को बनाएगी? देखिए, ये कोई इशू है ही नहीं। हिजाब का मतलब होता है ढकना, छुपाना, और कोरोना ने पूरे भारत को हिजाब पहना दिया। तो ये हिजाब तो एक रक्षा कवच हो गया है और इसमें हमें उलझने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग ये हवा दे रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश चुनाव में जो मुद्दा है वो है महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा, और कोरोना काल में जो लाखों लाखों लोग मर गए, वो है हमारे यहाँ का मुद्दा। विकास मुद्दा है हमारा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की कि इन मुद्दों से हटाकर समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिक के मुद्दे पे उलझाया जाए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पश्चिम के प्रथम चरण के मतदाताओं को कि जिन्होंने किसी और मुद्दे के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने बेरोज़गारी देखी, उन्होंने महंगाई देखी, उन्होंने किसानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है, किसानों की जो शहादत हुई है, और विकास को देखा है अखिलेश यादव के समय का, उस पर उन्होंने वोट किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 58 सीटों में कम से कम 55 सीटें समाजवादी पार्टी बिल्कुल खुले रूप से जीत रही है।
जफ़र जी, ये तो बात हो गई पश्चिमी यूपी की। अब हम आते हैं आपके अपने क्षेत्र की बात करने। जैसा कि आपको पता चला होगा, सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में टिकट के बंटवारे को लेकर एक जंग छिड़ी हुई थी। जैसा कि मटेरा विधानसभा 284 से रमज़ान जी को टिकट दिया गया, फिर उसके बाद रमज़ान जी ने मना कर दिया, फिर उसके बाद मारिया जी को दिया गया। तो ऐसे में क्या आपसी में कुछ मतभेद थे? टिकट क्यों नहीं बांट पा रही थी? और अभी भी क्या टिकट का कुछ मसला फंसा हुआ है जिससे समाजवादी पार्टी के वोटर खफा हो सकते हैं, जैसा कि कैसरगंज में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला? नहीं देखिए, टिकट का मामला पूर्तिया से हमारा समाजवादी पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो देखता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखते हैं। हम लोग जिसको एबी फॉर्म जारी हो जाता है और फाइनल हो जाता है, उसका नॉमिनेशन ओके हो जाता है, हम कार्यकर्ता की हैसियत से उसको चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में आ जाते हैं। सारी सीटों के ऊपर प्रत्याशी हमारे फाइनल हो चुके हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। रही बात ये कि कहीं कहीं विरोध प्रदर्शन हुआ है, तो ये बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे कि जिन्होंने कैसरगंज में बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने एक 4-6 मुसलमानों को आगे करके मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्मा जी वहाँ से कैंडिडेट है भाजपा के, उन्होंने 2-4 यादव को आगे करके नारा लगवा दिया। उससे कुछ नहीं होता है। आज जैसा कि आपने कहा, एक बोर्ड चयन करता है, तो अगर बोर्ड ने चयन किया था, मसूद आलम को प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद मसूद आलम ने नॉमिनेशन किया और नॉमिनेशन के ठीक बाहर जैसे ही वो आते हैं, उसके बाद उनका कैंसिल कर दिया जाता है। देखिए, बोर्ड करता है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी समय किसी प्रत्याशी को पार्टी हित में विड्रा भी कर सकते हैं, उसका टिकट चेंज भी कर सकते हैं, ये अधिकार है उनका। और इस अधिकार को मैं नहीं समझता हूँ कि किसी आदमी को इस पर कोई चैलेंज कर सकता है या किसी आदमी को इससे क्या नाम इत्तेफाक न हो। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है और उस अधिकार को हम सर्वोच्च मानते हैं, और जो उनका आदेश होता है वो हमारे लिए सर्वोच्च होता है। बहराइच की 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा पे 2 प्रत्याशी जो हैं आपके बागी उतरे हैं। जैसा कि आपको महासी देखते हैं, महासी में डॉक्टर राजेश तिवारी अगवाकार बन रहे थे कि उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, नहीं मिला, कांग्रेस में वो जाके शामिल हो गए। इस विधानसभा में इसको देखते हुए वहाँ के वोटरों में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, उसका भी भारी नुकसान आपको मिल सकता है क्या? देखिए, डॉक्टर राजेश तिवारी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने चुनाव से 1 साल पहले ही कांग्रेस से पैठ बनानी शुरू कर दी थी, और इसकी पूरी सूचना पार्टी हाईकमान तक को थी, यहाँ पर थी। उनका संगठन के प्रति रुचि न लेना ये भी दर्शाता था कि वो एक औपचारिकता भर रह गई है उनकी। ये सबको मालूम था कि वो कांग्रेस से प्रत्याशी होंगे, और अंतोगत्वा वही हुआ। जो कैंडिडेट फाइनल किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वो आज कम से कम 50,000 से चुनाव जीतने की स्थिति में है। और मैं क्या कहूँ, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ चंद लोग रह गए हैं, उसके बाद उनके साथ कोई जनसमर्थन नहीं है। मतलब आपको अभी भी विश्वास है कि महासी विधानसभा से समाजवादी पार्टी का परचम लहराया जाए? कम से कम 50,000 वोटों से हमारी महसी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कृष्ण कुमार ओझा जी 50,000 वोटों से जीतेंगे वो। अब मैं बात करता हूँ सदर विधानसभा 286 की, जहाँ से 25 साल तक डॉक्टर वक़ार अहमद शाह विधायक रहे। उसके बाद 2017 के चुनाव में श्रीमती रुवाब सईदा को अनुपमा जायसवाल ने हार का सामना कराया। उसके बाद अब इस चुनाव में उन्हीं के साहबजादे को टिकट मिला है सदर सीट से। क्या लगता है कि अनुपमा जायसवाल से उनके अपोजिट उतर सकते हैं, या भारी मतों से यासर शाह जीत सकते हैं, या फिर उनका हार का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक अभी आपने नाम लिया डॉक्टर वक़ार साहब का, मरहूम डॉक्टर वक़ार साहब इस जनपद में विकास के पर्याय बन गए थे। वो विकास पुरुष कहे जाते थे। वो संस्कार जो वक़ार साहब ने यासिर शाह को दिया है, यासिर शाह ने मंत्री रहते हुए पिछली सरकार में बहराइच और मटेरा में इतने काम कराए हैं, तो आपका समय समाप्त हो जाएगा, लेकिन यासिर शाह के कराए हुए विकास कार्यों की लिस्ट समाप्त नहीं होगी। ये बहराइच का मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, और सबसे बड़ी क्रांति तो उन्होंने ऊर्जा विभाग के मंत्री होते हुए पूरे जनपद में उन्होंने जाल बिछा दिया ट्रांसफार्मरों का। 132 kV के उन्होंने 80 स्टेशन बनवा दिए,
जो आज तक रिकॉर्ड है कहीं हुआ नहीं। रोड पुल पुलिया इतने तमाम काम करा दिए हैं यासिर शाह ने कि जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और हद तो ये है कि हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बहराइच का रोडवेज़ जिसका जीर्णोद्धार और उसको इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाने वाले यासिर शाह साहब जब वो परिवहन मंत्री हुए थे, और बेशर्मी की हद ये है कि भारतीय जनता पार्टी की वो विधायिका उस पर पत्थर लगा के फीता काटने जा रही थी, उस पर विरोध प्रदर्शन हुआ, उनके कुछ अच्छे समझदार लोगों ने उनको राय दी, तब उनका वो पत्थर वहाँ से हटा। तो लेकिन ये तो बीजेपी आज भी कह रही है, ये सिर्फ आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में, उसके बाद से ही आप लोग ये कहते आ रहे हैं कि हमारे कामों को फीता काटने का कार्य किया है भाजपा ने। ये तो आप लोग शुरू से इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके ऊपर। नहीं, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। बहराइच का रोडवेज तो ऑन रिकॉर्ड मामला है भाई ये। और ये बाकायदा हम धन्यवाद देते हैं मीडिया के लोगों को कि उन्होंने बाकायदा इस न्यूज़ को चलाया। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जैसा कि एक खबर ये भी आती है जनता के बीच से निकल के सदर सीट से कि अनुपमा जायसवाल के विरोध में कई ऐसे पदाधिकारी ही हैं उस पार्टी के, और कई ऐसे वोटर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं सदर। इसका फ़ायदा भी क्या आपको लगता है मिल सकता है? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि जब कोई चीज़ अच्छी होनी होती है तो ऊपर वाला अल्लाह जो है असबाब पैदा कर देता है। वो भारतीय जनता पार्टी, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, कि अनुपमा जायसवाल को मंत्रिमंडल से क्यों हटाया गया था। ये सभी जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये कि उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया, उनका टिकट कट रहा था। मैं तो धन्यवाद देता हूँ अखिलेश जी की रणनीति को कि उन्होंने आयन टाइम